Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज के लेक्चर में I will clear the concept of golden rule of interpretation. तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे? गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन. देखिए गोल्डन रूल क्या कहता है? गोल्डन रूल कहता है कि अगर कोर्ट किसी भी चीज़ को इंटरप्रेट कर रहे हैं तो सबसे पहले उन्हें उन वर्ड का नेचुरल मीनिंग असाइन करना चाहिए. तो सबसे पहले उन्हें क्या करना चाहिए? नेचुरल मीनिंग असाइन करना चाहिए. लेकिन अगर वो नेचुरल मीनिंग देते हैं किसी भी वर्ड को और उसकी वजह से अब्सर्डिटी आती है, रिपग्नेंस आती है, इनकन्वीनियंस होती है, हार्डशिप होती है, इनजस्टिस होता है, तो फिर कोर्ट को जो है इस कॉन्सिक्वेंस को रोकने के लिए फिर वो अपनी इंटरप्रिटेशन को मॉडिफाई करके जो है उसका मीनिंग बताना चाहिए. सो दिस इज कॉल्ड गोल्डन रूल. तो गोल्डन रूल में आपने क्या चीज़ देखी कि अगर हम प्लेन मीनिंग देते हैं और प्लेन मीनिंग देने की वजह से हमारा रिजल्ट बिल्कुल एब्सर्ड रिजल्ट हो जाता है, या फिर किसी भी वर्ड के दो मीनिंग होते हैं या एक से ज़्यादा मीनिंग होते हैं, तो ऐसे केस में हम नेचुरल मीनिंग असाइन नहीं कर सकते, हम लिटरल रूल को फॉलो नहीं कर सकते, तो फिर हमें जो है गोल्डन रूल जो है लगाना पड़ता है. अब गोल्डन रूल को हम एक तरीके से दो वे में जो है इसको यूज़ कर सकते हैं, जबकि लिटरल मीनिंग जो है किसी भी चीज़ को जो है बड़ा ही एब्सर्ड रिजल्ट देता है. इट मीन्स अगर कोर्ट किसी भी चीज़ को जो है इंटरप्रेट कर रहे हैं और वो इसको नेचुरल मीनिंग, लिटरल मीनिंग दे रहे हैं, लेकिन उससे जो रिजल्ट आ रहा है वो बहुत ही एब्सर्ड आ रहा है जिसका कोई भी मीनिंग नहीं है, तो फिर वो जो है यहाँ पे गोल्डन रूल अप्लाई करते हैं. इसमें बहुत ही फेमस केस हुआ था ली वर्सेस नैप का केस. इस केस में क्या हुआ, एक पर्सन जो था उसने अपनी कार जो है ऑफिस के बाहर पार्क करी और अपने ऑफिस में कुछ काम के लिए गया. जब उसकी कार बाहर पार्क थी तभी एक और व्हीकल जो है उसकी पार्क कार से टकरा गई, जिससे दूसरी कार में काफ़ी डैमेज हो गई. अब वो एक्सीडेंट को सुन के अपने ऑफिस से बाहर निकला और उसने देखा कि हाँ एक्सीडेंट हुआ, और फिर वो अपनी गाड़ी को लेके चला गया. अब जो ट्रैफिक एक्ट है वो ये बताता है कि अगर किसी भी गाड़ी से जो कि पार्क है रोड पे और उससे कोई और व्हीकल जो है टकरा जाती है तो उसको वहाँ पे स्टॉप होना चाहिए, ताकि वो जो है अपना नेम एड्रेस जो है पर्टिकुलर अथॉरिटी को दे सके. अब वो जो ड्राइवर था जिसकी कार थी वो तो बस एक सेकंड के लिए रुका और फिर चला गया. तो उसने अपनी उसमें कहा प्ली में कि यहाँ पे वर्ड जो ट्रैफिक एक्ट है उसमें लिखा है स्टॉप, तो मैं स्टॉप हुआ तो था, स्टॉप तो मतलब है रुकना. अब मैं 1 मिनट रुका और फिर मैं चला गया. तो लेकिन कोर्ट ने जब इस वर्ड को इंटरप्रेट किया तो उन्होंने कहा देखिए आपका मेन पर्पस क्या है स्टॉप करने का, जो ये एक्ट बताता है ट्रैफिक एक्ट, वो ये बताता है कि आपको रुकना चाहिए ताकि जो अथॉरिटी है, जो पुलिस पर्सनल है, वो देख सके किसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है और वो आपका नेम एड्रेस ले सके कि अगर केस चलता है तो हमें पता होना चाहिए कि किसकी गाड़ी थी और जो थी कब हुई, तो आपको जो भी डिटेल मांगे वो देनी चाहिए. अगर आप मोमेंटरी रुकते हो सिर्फ 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए, तो ये पर्पस सॉल्व ही नहीं हो सकता. जो आपकी डिटेल लेनी है ये तभी पर्पस सॉल्व होगा जबकि आप रीजनेबल टाइम के लिए वहाँ पे रुकते हो. तो उन्होंने कहा कि अगर हम स्टॉप को सिर्फ एक नेचुरल मीनिंग में लेंगे कि रुकना, चाहे वो 1 मिनट रुके चाहे 10 मिनट रुके, तो उससे रिजल्ट वो है बिल्कुल एब्सर्ड हो जाएगा और जो एक्ट बताना चाह रहा है वो पर्पस ही डिफीट हो जाएगा. तो इसलिए उसको वहाँ पे रीजनेबल टाइम के लिए जो है रुकना चाहिए. क्लियर हो गया ये वाला केस. सेकंड होता है कि जब हमारे किसी भी वर्ड के जो है हम 2 या 2 से ज़्यादा ऑल्टरनेट मीनिंग आते हैं, तब भी हमें जो है फिर लिटरल रूल नहीं लगा सकते हैं. उस केस में भी हमें गोल्डन रूल ही लगाना पड़ेगा. तो इसमें भी बहुत अच्छा केस हुआ था, नोक्स वर्सेस डोनकास्टर एमालगमेटेड कॉलरीज. इसमें क्या था, जो नोक्स था वो एक कोल माइनर था और इसका कॉन्ट्रैक्ट था हिकल्टन कॉलरीज कंपनी से कि वो उनको कोयला निकाल के देता था और वो उसके बदले में जो है उसको जो वेजिस थी उसकी देते थे. बाद में ये जो कॉलरी कंपनी थी इसने अपना सारा बिजनेस जो है डॉनकास्टर
एमालगमेटेड कॉलरीज को ट्रांसफ़र कर दिया। अब ट्रांसफ़र करने के बाद भी नोक्स जो है ये मानता रहा कि मेरा पुरानी कंपनी के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है और वो उन्हें अपनी सर्विस देता रहा, और जो रेस्पोंडेंट कंपनी थी, जो ट्रांसफ़र कंपनी थी, वो उसे उसके बदले पैसा भी देती रही। लेकिन बाद में जो डॉनकेस्टर कॉलरी थी उसने जो है कहा कि नोक्स अब मेरा एम्प्लॉय नहीं है, हमारे बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस नहीं है। तो यहाँ पे नोक्स ने कहा क्यों भाई, जब आप तो ट्रांसफरी कंपनी हो, ट्रांसफ़र कंपनी ने आपको जब ट्रांसफ़र किया है तो इसका मतलब जो सर्विस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो भी जो है अब आपके साथ हो गया अगर पुरानी कंपनी के साथ नहीं किया। लेकिन डॉनकास्टर ने कहा नहीं भाई, आप वाला मीनिंग यहाँ पे नहीं चलेगा, अब मैं नई कंपनी हूँ, तो अगर मैं नई कंपनी हूँ तो मैं पुरानी कंपनी को मान के चलती हूँ, तो इसका मतलब जो आपका पुरानी कंपनी के साथ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट था, इट मीन्स कि मैं उसका नाम काट के मैंने अब अपना नाम लिख दिया है, जबकि ये पॉसिबल नहीं होता है। तो नोक्स अपना मीनिंग बता रहा था और डॉनकास्टर अमालगमेटेड कॉलरी अपना मीनिंग बता रही थी। तो डिस्प्यूट अराइज हुआ तो कोर्ट में ये केस गया। तो कोर्ट ने जब इंटरप्रेट किया तो उन्होंने कहा भाई इसकी हर पार्टी, रेस्पोंडेंट भी और एपेलेंट भी अपना अपना मीनिंग दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम जो है लिटरल रूल तो अप्लाई कर ही नहीं सकते, यहाँ पे गोल्डन रूल जो है हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए नोक्स का पुरानी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट था, अब कंपनी नई हो गई है तो उसे नए सिरे से ही कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम ये नहीं मान सकते कि जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था नोक्स का वो अब नई कंपनी के साथ भी जो है कंटिन्यू है। तो क्लियर हो गया कि अगर हमें एब्सर्डिटी दिखाई देती है या फिर हमारा एक से ज़्यादा मीनिंग होता है तो फिर हम जो है गोल्डन रूल को अप्लाई करते हैं। अब हम देखेंगे इसकी क्या क्या एडवांटेजेस होती है। तो इसकी सबसे बड़ी एडवांटेजेस, जैसे मैंने पीछे भी अभी डिस्कस किया था, कि ये एब्सर्ड रिजल्ट को रोकती है। अब देखिए इस वाला केस तो बहुत ही अच्छा केस है, ये शिपली वर्सेस मार्शल का। इससे तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि एब्सर्ड रिजल्ट कैसे हो सकता है। देखिए जो बुक डेप्ट होते हैं, बुक डेप्ट की जनरली डेफिनेशन जो हम पढ़ते हैं वो लिखा होता है बुक्स में जो डेटर्स है जिनसे हमें पैसा लेना है उनको जो है बुक डेब्ट्स बोलते हैं। तो बैंक्रप्सी एक्ट के जो सेक्शन 137 है उन्होंने लिखा कि जो हमारे बुक्स में डेटर होते हैं उन्हें हम बुक डेब्ट्स मानते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा ऐसा है, इलिटरेट है, वो बुक्स मेंटेन ही नहीं करता, या वो सोचता है कि मुझे बुक कीपर को पैसे क्यों देने, मैं तो वैसे ही याद रख लेता हूँ, तो इसलिए वो कोई बुक कीपर को भी अपॉइंट नहीं करता है, तो इसका मतलब उसके जो डेटर हैं क्या वो डेटर नहीं माने जाएंगे? क्या वो उनसे पैसा नहीं ले सकता कि वो बुक डेब्ट की डेफिनेशन में नहीं आते हैं? आप मुझे सोच के बताइए, ऐसा तो नहीं है। डेटर वो होते हैं जिन्हें आपने अपना माल बेचा है और जिनसे आपको पैसा लेना है। तो अगर आपने बुक्स मेंटेन नहीं करी तो आपके डेटर क्या डेटर नहीं कहलाएंगे? तो इससे जो है प्लेन मीनिंग से हम देखें तो बहुत ही एब्सर्ड रिजल्ट आता है। तो इस केस में डिसाइड किया गया कि यहाँ पे हम लिटरल रूल तो लगा ही नहीं सकते, यहाँ पे गोल्डन रूल लगेगा। तो चाहे बुक मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, जिनको आपने अपना गुड्स बेचे और जिनसे पैसा लेना है वो हमेशा डेटर या बुक्स डेब्ट ही कहलाएंगे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है आपका, इट फोकस ऑन इम्पार्टिंग जस्टिस इंस्टेड ऑफ ब्लाइंडली इन्फोर्सिंग द लॉ। कभी कभी देखिए ऐसी सिचुएशन आ जाती है कोर्ट में कि अगर आप बिल्कुल ब्लाइंडली लॉ में जैसा लिखा है वैसे ही उसे एनफोर्स करते हैं तो जस्टिस के बदलाए जो है इनजस्टिस हो जाता है। तो ऐसे केसेस में हमें गोल्डन रूल को जो है यूज़ करना पड़ता है और गोल्डन रूल की वजह से फिर हम जस्टिस पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, ना कि उसको ब्लाइंडली फॉलो करके। इसमें बहुत ही फेमस केस हुआ था बेडफोर्ड वर्सेस बेडफोर्ड का। कौन सा केस था ये? बेडफोर्ड वर्सेस बेडफोर्ड। इस केस में क्या हुआ था, बेडफोर्ड ने अपनी मदर का मर्डर कर दिया और बाद में उसने खुद भी सुसाइड कर लिया। अब उसकी मदर की जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी थी, अब ये आया कि वो किसके पास जानी चाहिए, मदर्स के रिलेटिव के पास जाने चाहिए या उसके बेटे के जो डिसेंडेंट थे उनके पास जाने चाहिए। नॉर्मली एक्ट में लिखा होता है कि जो मदर की प्रॉपर्टी है उसके नेक्स्ट किन को जाएगी, जो कि उसका बेटा है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि अगर हम एज इट इज इसे इन्फोर्स कर देते हैं, इसे ब्लाइंडली इन्फोर्स कर देते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ
बेटे ने जो अपनी मदर का मर्डर किया, उसने जो क्राइम किया उसका तो और उसे प्रॉफिट ही मिल रहा है कि अब उसके डिसेंडेंट को वो प्रॉपर्टी चली जाएगी। तो ऐसा ब्लाइंडली फॉलो करके हम इंजस्टिस नहीं कर सकते। तो माना गया कि यहाँ पे मदर की प्रॉपर्टी उसके सन या उसके सन के डिसेंडेंट को ना जाके मदर की फैमिली में जाएगी, क्योंकि इससे ही प्रॉपर जस्टिस हुआ और इससे जो क्रिमिनल था, उसने जो क्राइम किया था, उसका प्रॉफिट उसको नहीं मिल पाया। तो अब आती हैं इसकी डिसएडवांटेजेस। देखिए, इसकी जो पहली डिसएडवांटेजेस है उसमें कहते हैं कि हम ये तो बोलते हैं कि ये एब्सर्ड रिजल्ट रोकता है, लेकिन उस एब्सर्डिटी को टेस्ट करने के लिए हमारे पे कोई ये तो बताता नहीं कि उसका क्लियरली हम उसको कैसे मतलब डिराइव करेंगे कि कितनी एब्सर्डिटी है, उसकी एक्सटेंट कितनी है, थोड़ी है, ज़्यादा है। तो ये जो गोल्डन रूल है, ऐसा कोई हमें पैरामीटर नहीं देता कि जिससे हम ये टेस्ट करें कि एक्सटेंट ऑफ एब्सर्डिटी कितनी है। सेकंड, इसकी डिसएडवांटेजेस हो जाती है कि एब्सर्डिटी के प्रिटेक्स्ट पे जो जुडिशरी होती है वो क्या होती है, अपने ही स्टैंडर्ड बना देती है कि ये चीज़ एब्सर्ड है और ये चीज़ एब्सर्ड नहीं है, और इसके बेसिस पे वो लेजिस्लेचर को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तो इससे क्या होता है, जुडिशरी लेजिस्लेचर के वर्क में जो है इंटरफेरेंस करती है। तो ये बिल्कुल जो है गलत हो जाता है इस रूल की वजह से। तो अब आपको जो है गोल्डन रूल का मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है एंड जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। तो आई थिंक कि ये लेक्चर आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि उनको भी इससे बेनिफिट मिले। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।